दो पार्ट्स में हम आज इकोनॉमिक डिस्कशन करने जा रहे हैं। टुवर्ड्स द एंड जो भारत के अंदर एआई समिट हो रहा है, जिसको पूरा वर्ल्ड देख रहा है, उससे इंडियन यूथ को, इंडियन एंटरप्रेन्योर को, इंडियन इकोनॉमिक इंजन को क्या मिलेगा, उस पे इन डेप्थ कुछ खास बातें डिस्कस करेंगे। पर पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि गोल्ड सिल्वर बहुत देर से फैशन से बाहर था, एक तरह से एसेट डिस्कशन के अंदर इंडियन हाउसवाइफ हमेशा लेती रही हैं, पर पिछले कुछ महीने में उसमें बहुत उतार चढ़ाव हुआ है, बहुत फ्लक्चुएशन हुआ है। साथ ही साथ न्यू मोड ऑफ करेंसी जो बिटकॉइन और क्रिप्टो आया था, उसके अंदर भी ऑल टाइम हाई हिट करने के बाद अब लोग कह रहे हैं 2021 के लेवल्स पे है, तो इन्फ्लेशन से भी लॉस देखे जा रहा है। क्या द क्रिप्टो स्टोरी इज ओवर? बिकॉज अगर बिटकॉइन स्टोरी इज ओवर, क्रिप्टो स्टोरी इफेक्टिवली वुड बी ओवर, या ये नॉर्मल उतार चढ़ाव है? और ये इसलिए जरूरी है, इंडिया में लोग बिटकॉइन में करते हो ना हो, क्या क्रिप्टो एज अ मीन्स ऑफ कॉमर्स एस्टैब्लिश होने जा रहा है? गोल्ड सिल्वर का क्या होने जा रहा है? मार्केट्स में क्या होने जा रहा है? इस बारी बजट आया, उसके बाद कुछ लोगों का कहना है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स पे जिस तरह के टैक्सेस आ रहे हैं, उसके बाद वो और एग्जिट मारेंगे। तो ये जो ट्रेड डील्स हुई हैं ईयू और इंडिया के बीच में, यूएस और इंडिया के बीच में, उससे लेके इंडियन मार्केट्स, मेटल, सबको आज डिस्कस करेंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट शामिक मित्रा हैज अगेन जॉइंड विद अस एंड वी विल डिस्कस दिस इन डेप्थ। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। तो क्या आपकी इनिशियल थॉट्स हैं, क्यों इतनी उथल पुथल हो रही है? नमस्कार। मैं अगर अर्थनैतिक दृष्टि से इसको देखूं तो एक थीम जो है एकदम कॉमन नजर आ रहा है, तो उस पे पहले चर्चा करेंगे। और कुछ चीजें हैं जो स्पेसिफिक है मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स के लिए, तो वो मैं अलग से भी बताऊंगा। सो पहले वो कॉमन थीम ले लेते हैं। तो कॉमन जो फैक्टर आ रहा है नजर, वो ये है कि हम पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट्स के फील्ड पे हम बोलते हैं रिस्क ऑन रिस्क ऑफ। इसका मतलब है कि अगर आपको नजर आए कि जनरल दो तरह के रिस्क होते हैं। एक तो होता है स्पेसिफिक रिस्क, जो कोई एक स्पेसिफिक चीज हो गया, जैसे आपका घर या आप किसी एक कंपनी विशेष का स्टॉक, तो वो स्पेसिफिक रिस्क है। या फिर एक सेक्टर हो गया इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, कोई क्षेत्र है। दूसरा होता है एक सिस्टेमिक रिस्क, जो मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ आप क्या खरीद रहे हो या बेच रहे हो, वो रिस्क हर चीज के साथ वो लगा हुआ था, उसका संबंध रहता है। तो जब ये सिस्टेमिक रिस्क बढ़ता है, जिसपे हम सबके लिए समान है वो सिस्टेमिक रिस्क, तो क्या करते हैं जो निवेशक होते हैं वो दे गेट आउट ऑफ रिस्की एसेट्स, और फिर जो रिस्क में, जिसमें रिस्क कम है, उसकी तरफ, उस दिशा में भागते हैं। अच्छा, अब ये भागने के टाइम पे भी वो ये देखते हैं कि रिटर्न कहाँ पे थोड़ा सा बेटर है, तो पहले उस पे जाएंगे। जो रिलेटिवली रिस्क कम है और रिटर्न थोड़ा बेटर है, उस पे जाएंगे। उसके बाद दे ओनली लुक एट जिसमें रिस्क नहीं है, रिटर्न चाहे कुछ भी हो। ये दो तरह की चीजें होती है। अच्छा, अब जो हो रहा है पूरा, ये जो जियोपॉलिटिकल उथल पुथल चल रहा है ट्रम्प साहब के आने के बाद पर्टिकुलरली, पर इसका शुरुआत तो शायद कह सकते हैं कि यूक्रेन युद्ध के साथ ये प्रारंभ हो गया था। लेकिन अब उसका जो ये एकदम तूल पे चढ़ गया है, ये पीक देख रहे हैं हम। आगे और वॉलेटिलिटी रहेगा, इसका अनुमान है सबको। युद्ध होंगे, जियोपॉलिटिकल अस्त व्यस्त अवस्था रहेगी। डॉलर काफी प्रेशर में है। डॉलर इंडेक्स को देखें, जो डॉलर विजावी द अदर ग्लोबल करेंसीज, उसका भी काफी नीचे गिरा है। अभी 97 पे चल रहा है, बीच में 96 तक चला गया था। 100 इज द दैट इज पार। उसके नीचे जाए तो इसका मतलब कि आपका विश्वास उस करेंसी में कम हो रहा है। तो ये जो सारी स्थितियां हैं, इसका अर्थ ये निकलता है कि जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो खोजेंगे कि और क्या रिस्क फ्री एसेट हो सकता है जिसमें हम पैसे लगा सकते हैं, ठीक है, टू बैलेंस आउट व्हाट यू माइट लूज। यानी अगर आप 100 रुपया डाल रहे हो डॉलर में, तो उसका वैल्यू तो 97 ही हो गया ना इफेक्टिवली, जो मार्केट का अनुमान है। तो मैं कुछ और खरीदूंगा, जिससे ये 3 का जो नुकसान है, उसको मैं मोटे मोटे तौर पे बोल रहा हूँ, जो नुकसान है उसकी भरपाई हम कर पाए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था अक्रॉस 2025 एंड टू द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, जनवरी 2026। तो उसके चलते पर्टिकुलरली अक्टूबर से, जब ये सारे ट्रेड डील्स यूएस से दूसरे देशों के साथ और भारतवर्ष के साथ, सबके साथ ये साइन कर रहा था, एक वो था। फिर ईरान वाला इशू तूल पकड़ा हुआ था। उधर इजराइल के इर्द गिर्द भी काफी अशांति थी, रेड सी में अशांति थी, ठीक है, साउथ चाइना सी में अशांति थी। तो उस समय क्या है, लोग भागने लगे टुवर्ड्स सेफर एसेट्स, यानी कि गोल्ड, सिल्वर,
कुछ और प्रेशियस मेटल्स, एनर्जी, सर्टेन एनर्जी एसेट्स विच आर नॉन ऑयल रिलेटेड, क्योंकि ऑयल अभी अस्थिर है। ऑयल जिस क्षेत्र में पैदा होता है, जिसकी हम वो करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, वो सारे क्षेत्र अस्त व्यस्त हैं, चाहे वो वेनेजुएला हो, मिडिल ईस्ट हो, या रशिया यूक्रेन की दिशा में हो। तो लोग दूसरी चीजों का खोज करने लगे, यानी ईवीज की तरफ या फिर सोलार की तरफ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इससे संबंधित जितने मेटल्स थे उनका भी एक नया स्ट्रक्चरल डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड क्रिएट हो गया। ठीक है, अच्छा, एक और चीज है, वो ये है कि गोल्ड और सिल्वर जो है, ये हमेशा से, सदियों से हमारे दिमाग में और अर्थव्यवस्था में भी इसकी वैल्यू इज इक्वल टू पैसा, पैसे का आधार यही रहा है। ठीक है, ये तो 1972 से ही ये चेंज आया ना कि फिएट करेंसीज आ गए जिसका कोई बेस नहीं है, सिर्फ आप एक सरकार पे जितना भरोसा है उस बेसिस पे वैल्यू तय हो रहा है। ठीक है, तो अगर यूएस सरकार पे सबसे ज्यादा भरोसा है तो उसी में ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड होता है, वो ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन जाती है। बाकी सारी करेंसियों का आकलन भी डॉलर के हिसाब से किया जाता है। तो ये स्थिति रही। पर अगर डॉलर पे ही आपका भरोसा कम हो रहा है तो फिर आप क्या करोगे? आप एक तो अपने जो करेंसीज हैं दूसरे देशों के, उसको सशक्त करने की कोशिश करोगे, आप एक विकल्प खोजोगे, और विकल्प का आधार क्या होगा? वही पुराना वाला सिस्टम, गोल्ड और सिल्वर बैक्ड। ओके, नाउ एक और चीज हम देख रहे हैं, तीसरा पॉइंट ये है कि ये पूरी दुनिया जो है सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी की तरफ बढ़ रही है। इसका आइडिया तो आया था क्रिप्टो से। क्रिप्टो इज नॉन गवर्नमेंट, इट इज प्राइवेट थिंग, इट इज फेडरेटेड, उसका कोई सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम नहीं है, कोई आधार नहीं है वैसे तो, पर उसका जो क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी है, उसी के बेसिस पे सीबीडीसी इशू की जाएंगी। लेकिन अब की बार जो सरकारें हैं वो ये एहतियात बरत रही हैं कि भाई इसका कोई आधार होना चाहिए, कोई बेस होना चाहिए। तो बेस होगा स्वर्ण और रौप्य, ठीक है, सोना और चांदी। और दूसरा बेस वो कह रहे हैं कि एक नेचुरल रिसोर्सेज का भी इंक्लूजन होना चाहिए। जिस देश के पास जो यूनिवर्सल नेचुरल रिसोर्सेज जिसकी आवश्यकता सबको है, मानव जाति को ही है, वो भी, उसका भी एक थोड़ा बहुत इसमें बेस हम दे सकते हैं। तो ये जो सारा उछाल आया अक्टूबर से शुरू होके जनवरी तक, पीक आप देखिए, पीक प्राइस गोल्ड सिल्वर दोनों का उस समय ये चढ़ गया था, उसके बाद धड़ाम से नीचे गिरा। अच्छा, ये नीचे क्यों गिरा वो बहुत स्पेसिफिक है। तो एक मैंने कहा रिस्क ऑन रिस्क ऑफ, तो रिस्क ऑफ के चलते लोगों ने गोल्ड और सिल्वर के पीछे बहुत पैसा लगा दिया। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी एक फैक्टर है जिसके वजह से जो भारी नुकसान क्रिप्टो में हुआ है, और क्रिप्टो पे मैं विशेषकर अलग से टिप्पणी भी करूंगा, जो भारी नुकसान क्रिप्टो में हुआ था और चल रहा है अभी भी, लेकिन गोल्ड और सिल्वर आप देखिए फिर से रिकवर कर गया। जनवरी में पीक पे चढ़ा, फिर एक मैसेकर हो गया, 30-40% डिक्लाइन। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि पिछले एक साल में और अब तक का अगर हम आकलन करें तो सिल्वर जो है वो $28 पे था, आज 84 पे ट्रेड कर रहा है। सो इट इज ऑलमोस्ट 3x, वेल इट इज 3x। ठीक है, और दैट इज $84 पर ट्रॉय आउंस, जिसपे इंटरनेशनली सिल्वर का प्राइस का आकलन होता है। गोल्ड जो है वो 5600 तक गया था, पर नीचे आके अब भी 5000 के ऊपर है, बीच में बहुत नीचे चला गया था। तो हुआ यूं कि जो लॉन्ग टर्म वैल्यू का मतलब आधार है, यानी कि सोना और चांदी, उसमें उतना मतलब ये नीचे गिरने से भी वापस फिर से वैल्यू उसने पकड़ लिया। उसका कारण क्या है? एक कारण तो वो है जो मैंने कहा, देयर इज ह्यूज स्ट्रक्चरल डिमांड बिकॉज ऑफ टू रीजंस। वन इज ये आधार बनेंगी सीबीडीसीज की इन फ्यूचर, तो सारी सरकारें जो है दे आर नाउ होल्डिंग गोल्ड, दे आर होल्डिंग सिल्वर एज वेल। ठीक है, दूसरा जो है वो ये है कि एक इंडस्ट्रियल डिमांड भी तैयार है इसका। जैसे हम कहते हैं ना, लिथियम हो गया, रेयर अर्थ, बाकी जो मेटल्स होते हैं, एक्टिनाइड्स एंड सो ऑन, तो वैसे ही सिल्वर का एक बहुत बड़ा कंजम्पशन होता है इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इन सोलर पैनल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चरल डिमांड सिल्वर का है, जो सोने का उस मात्रा में नहीं है। इन सम वेरी स्पेशल कंपोनेंट्स यू आल्सो यूज गोल्ड, पर वो इंडस्ट्रियल डिमांड उसको कह नहीं सकते, वो बहुत स्पेशल डिमांड है। लेकिन सिल्वर का डिमांड आता है इंडस्ट्री से, और एक बहुत बड़ा स्रोत है सिल्वर के डिमांड का, वो है रिटेल मार्केट। और रिटेल मार्केट में पूरे विश्व में भारतवर्ष अग्रणी है, सबसे आगे है भारतवर्ष।
जितना रिटेल डिमांड सिल्वर का भारतवर्ष में और दुनिया में और किसी देश पे नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अगर प्राइस नीचे गिरता है तो लोग खरीदते हैं इस आशा में कि तो आगे तो चढ़ेगा ही ऊपर, और प्राइस ऊपर जाता है तो कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, खरीदो, सिल्वर ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ पे ना मतलब मास साइकोलॉजी उस तरह से काम नहीं करती जैसे वेस्ट में होता है। वहां पे वो डिमांड सप्लाई की बात आ जाती है, नीचे जा रहा है तो बेच दो, ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने लगे तो खरीदो, वो सब काम नहीं करता है उस तरह से। अच्छा, अब एक बात जो स्पेसिफिक है उस पर मैं आता हूं। देखिए, अगर हम देखें सिल्वर का प्राइस, मैं स्पेसिफिकली सिल्वर पे आता हूं। सिल्वर का प्राइस जो है, चार इसके फैक्टर्स हैं, चार जगह हैं रादर भौगोलिक रूप से। एक है LBMA, लंदन बुलियन मेटल्स एसोसिएशन, जो लंदन में है। एक है कॉमेक्स, जो न्यूयॉर्क स्थित है, कमोडिटीज एंड मेटल्स एक्सचेंज। ये दो जगह हैं जहां पे पेपर ट्रेडिंग होता है, सिल्वर का, गोल्ड का, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग, पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। फिजिकल डिलीवरी हमेशा जरूरत पड़ती नहीं है, कभी कभी होता है जब वो मैच्योरिटी पे आता है, बिकॉज लॉट ऑफ इट इज ऑप्शनल डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स ओरिएंटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। बस स्पॉट प्राइस भी एक चलता है इनका, ठीक है। तो आज तक विश्व में सिल्वर का जो प्राइस है वो ये दो मार्केट्स तय कर रहे थे, ये पेपर ट्रेडिंग मार्केट्स। एक तीसरा मार्केट है जो शंघाई में है। दोनों में फर्क ये है कि शंघाई का जो है फिजिकल डिलीवरी बेस्ड है, मतलब वहां पे जो भी आप खरीद फरोख्त करोगे इमीडिएटली आपको डिलीवर करना पड़ेगा। तो उनके पास हमेशा जितना रहता है वॉल्ट में उसी हिसाब से बेच फरोख्त होता है। लेकिन LBMA और कॉमेक्स के पास, लोगों को शॉक लगेगा ये सुन के कि कॉमेक्स के पास इस वक्त जितना पेपर कॉन्ट्रैक्ट है उसका 10% भी चांदी नहीं है। 8% of the total value of contracts. So अगर फिजिकल डिलीवरी कोई लेने जाए तो आप कर ही नहीं पाओगे। वो चांदी गया कहां? वो चांदी गया इंडिया, वो गया टुवर्ड सिंगापुर, टू दुबई, टू चाइना, सब ईस्ट की तरफ भाग गया है, बिकॉज यहाँ पे हम पैसा देने को तैयार है, हमें वो वैल्यू नजर आता है, ठीक है। LBMA में स्थिति और खराब है। दे हैव नो मोर देन 3 to 4% ऑफ फिजिकल अवेलेबिलिटी ऑफ सिल्वर, मतलब डिलीवरी का कोई स्कोप ही नहीं बचता है। पहले ये लोग क्या करते थे कि मान लो LBMA में डिलीवर करना है पर है नहीं, वो कॉमेक्स से बोरो करके ले आते थे जहाज से और डिलीवर कर देते थे, और जब कॉमेक्स के पास कम पड़ता था तो LBMA से लेते थे। पर इन्होंने पेपर ट्रेडिंग कर करके इस स्तर पे ले गए हैं कि नीचे पूरा खोखला है, वॉल्ट्स खाली हैं, सो दे कांट डिलीवर। अच्छा, इस स्थिति में अब आप देखें कि हो क्या रहा है कि देयर इज स्ट्रक्चरल डिमांड, जो मैंने कहा था, इंडस्ट्रियल डिमांड है और रिटेल डिमांड है। उसके ऊपर सरकारों का डिमांड है, क्योंकि वो इसको रिजर्व बना रहे हैं। दे आर रोटेटिंग आउट ऑफ US डॉलर, US ट्रेजरीज, और ये लोग सिल्वर और गोल्ड खरीद रहे हैं, ठीक है। तो उसमें प्राइस नहीं देखते वो लोग, वो देखते हैं कि हमें ये फिजिकल कमोडिटी चाहिए, तो एक प्राइस प्रेशर बनता है फॉर फिजिकल डिलीवरीज। नाउ कॉमेक्स और LBMA फिजिकल डिलीवरी के बेसिस पे प्राइस सेटिंग नहीं हो रहा है, शंघाई में हो रहा है। अब आता है चौथा, भारतवर्ष। भारतवर्ष में आप एक देखें, यूनिक स्थिति यह है, हैदराबाद में प्राइस देखिए, कलकत्ता में देखिए, इंदौर में देखिए, बॉम्बे में देखिए, ठीक है, सब अलग अलग दिखेंगे। एक बहुत बड़ा रेंज है, तो देश के अंदर ही आप आर्बिट्राज कर पाओगे। अगर हम इसको कहें कि मैं कलकत्ते में 2,90,000 में खरीदूं और फिर हैदराबाद जाके उसको 3 लाख में बेच दूं, मुझे 10,000 रुपए का मुनाफा होता है। तो पर ये हो क्यों रहा है? बिकॉज अगर आप लोकल मार्केट में भी जाओगे भारतवर्ष में, दे हैव स्टॉप्ड लुकिंग एट इंटरनेशनल प्राइस क्या है, लोकल डिमांड सप्लाई के बेसिस पे ये तय हो रहा है, क्योंकि हर चीज फिजिकल डिलीवरी बेस्ड है। अब कोई कहेगा ETF का क्या? इंडिया में ETF में भी 97% से नीचे अगर आपका वो बेस है तो वो ट्रेड एक्सेप्टेबल नहीं होता है। सो ETFs आल्सो टेक फिजिकल डिलीवरी। सो भारतवर्ष के ETF और फॉरेन ETFs में ये एक बहुत बड़ा अंतर है, ये हमें याद रखना चाहिए। फंडामेंटल डिफरेंस है गोल्ड सिल्वर मार्केट में कि इंडिया इट इज फिजिकल डिलीवरी बिकॉज इट्स एन एंड प्रोडक्ट, नॉट ओनली अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इट इज एंड प्रोडक्ट जो लोग घर में, और ये लिव्ड इन एक्सपीरियंस है जो आप पूरा टेक्निकल डिटेल से हम सबको पता है ये। जो आपने टेक्निकली समझाया वो हमारा लिव्ड इन एक्सपीरियंस है, सबके घरों में सोना चांदी सब में देखा हुआ है, तो उसका टेक्निकल भी। पर मैं इसमें एक चीज कहना चाहता हूँ
क्योंकि हम करेंसीज की बात कर रहे हैं, एसेट्स की, गोल्ड स्टोर की बात कर रहे हैं, गोल्ड बैकिंग की बात कर रहे हैं, तो आपकी एक लाइन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी जिसमें आपने कहा डॉलर गिर रहा है और ग्लोबल गिर रहा है। तो रुपए का क्या हाल है? जो लोग बहुत सवाल पूछते हैं कि जब डॉलर गिर रहा है तब भी रुपया डॉलर के सामने गिर रहा है, तो क्या नहीं, मैं उस पे अलग से आता हूँ, उस पे मुझे अलग से आना पड़ेगा। मैं ये तार पहले जोड़ दूं, अभी जोड़ा नहीं है पूरा। सो नाउ द सिंपल पॉइंट आई वांट टू मेक, उसके बाद मैं इस पे आऊंगा करेंसी एक्सचेंज रेट पे। सिंपल पॉइंट आई वांट टू मेक इज, आप एक पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो इन लंदन एंड न्यूयॉर्क, एशिया में, इंडिया, चाइना वगैरह में आप फिजिकल डिलीवरी कर रहे हो। पेपर ट्रेडिंग प्राइस और फिजिकल डिलीवरी प्राइस में जमीन आसमान का फर्क आ गया। देयर इज अ ह्यूज प्रीमियम। सो अब आप मान लीजिए आप लोगों ने शॉर्ट पोजीशन लगाया। शॉर्ट का मतलब क्या? आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि प्राइस गिरेगा, तो आपने एक शॉर्ट पोजीशन लगाया, लेकिन जब आप एग्जीक्यूट करने गए, आप फिजिकल डिलीवरी तो दे ही नहीं सकते, तो वो एक पेपर ट्रेड ही होके रह गया। वो कैश बेसिस पे उसको आपको क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल पेपर वो है ही नहीं आपके पास सिल्वर, तो आप डिलीवरी नहीं कर सकते हो। अब मान लीजिए आप लॉन्ग पोजीशन लेते हो, उस पर भी आप डिलीवर नहीं कर पाओगे। सो प्राइस जो रेजिम है ना, वो टूट रहा था, एंड इसके वजह से द वैल्यू दैट वाज स्टोर्ड इन दीज पेपर ट्रेड्स इन द वेस्ट is getting transferred to the east to places like China and India. ठीक है? अब याद रखिए जो पहले मैंने कहा था, CBDCs and the future currencies will not be fiat, they'll have a basis of gold and silver. तो जिसके पास सोना और चांदी ज्यादा है, उसका करेंसी कहां जाएगा? ऊपर, करेक्ट? Now can the West allow it? The West can't allow it, right? तो West can't allow it, तो क्या करेगी? They will do a what I'll call a pirate trade. एक सारे जो इंस्टीट्यूशंस इनके बड़े बड़े, जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक, बार्कलेज एटसेट्रा, द वेरियस पेंशन फंड्स, द ब्लैक रॉक्स ऑफ द वर्ल्ड, ये लोग क्या करेंगे? ये सब कल्यूट करके वहां पे प्राइस को नीचे ले आएंगे। सबसे डिफिकल्ट है टू काउंटर इज व्हेन देयर इज अ शॉर्ट पोजीशन, उसमें से ऊपर उठाना मुश्किल हो जाता है। लॉन्ग में खेलो तो आप वो धड़ 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 करके भागती है। शॉर्ट में एक बार घुस जाए, जिसको हम बेयर मार्केट कहते हैं, उसमें से निकालना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है? तो उन्होंने ये एक प्ले करी, उसका मेरे पास, मैंने काफी उसको स्टडी भी किया है, वो एक अलग पॉडकास्ट बन जाएगा अपने आप में। लेकिन ये सत्य है कि ये कल्यूसिव बिहेवियर था, बिकॉज इफ यू लुक एट द एक्सचेंजेस बिहेवियर, एक्सचेंजेस क्या कर रहे थे? वो मार्केट को बंद कर रहे थे, और जो ट्रेडिंग प्रीमियम है उसको उन्होंने इतना बढ़ा दिया कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर द प्राइस टू गो अप। यू विल हैव टू क्लोज द मार्जिन पोजीशंस आउट, तो वो एक शॉर्ट की दिशा में ही जाता है। सो देयर वाज कल्यूजन बिटवीन द एक्सचेंज एंड द बुलियन मार्केट एंड दीज इंस्टीट्यूशंस। तो इससे उसका नतीजा क्या होगा? अब इंडिया के पास जो सिल्वर है, चाइना के पास जो सिल्वर है, जो सोना है, उसका वैल्यू नीचे जाएगा। तो इंडिया और चाइना का जो करेंसी, फाइनली अगर ब्रिक्स करेंसी भी आए, ब्रिक्स करेंसी विल बी मोर लाइक अ नेटवर्क करेंसी, इट वोंट बी अ सिंगल करेंसी। सारे करेंसीज का CBDCs विल बी ऑन द सेम नेटवर्क, दैट इज द प्लान बाय द वे। तो उसको नीचे दबा के रखना है, नहीं तो US डॉलर तो गया काम से, यूरो भी गई काम से। ठीक है? वैसे यूरोप की स्थिति US से थोड़ा बेहतर है इस वक्त, उसके कई कारण हैं। Although the economy is depressed and USA is still growing, लेकिन when you look at their accumulated wealth, the reserves of gold and silver, it's right now slightly higher and better than the US, क्योंकि उनके वॉल्ट्स खाली नहीं। उन्होंने इसीलिए सोना और चांदी, एक चीज और लोगों ने शायद नोटिस ना किया हो, सबने वापस मंगा लिया US से। Germany got back some $300 billion worth of gold and silver. Even Britain, जो उनका सबसे बड़ा वैसल स्टेट है कह सकते हैं एक तरह से, उसने भी अपना सोना वापस खींच लिया US से। स्टोर पहले ये लोग वहां करते थे, न्यूयॉर्क जो फेडरल रिजर्व है, वहां पे एक सेंट्रल फेडरल रिजर्व है, फिर स्टेट फेडरल रिजर्व हैं बड़े बड़े, 11 हैं ऐसे। तो वहां से लोगों ने वापस खींच लिया, तो यूरोप का सोना भी उधर रखा जाता था। ओके, नाउ द पॉइंट इज, मार्केट टूट गया है, पेपर प्राइस और एक्चुअल डिलीवरी प्राइस के साथ कोई संबंध, ठीक वो जो कोरिलेशन था वो खत्म हो गया। तो अब मार्केट क्या करेगी? नाउ द मार्केट विल अगेन स्टार्ट क्लाइंबिंग टुवर्ड्स द प्राइस विच इज होल्डिंग फर्म, विच इज द एशियन प्राइस। सो इसीलिए आपने देखा पहले इन्होंने शॉर्ट मारा कल्यूट करके, तो धड़ाम से प्राइस नीचे आ गया, अब वो फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है? पिछले क्या कहते हैं, मिड फरवरी तक, मतलब कल या आज तक ऑलरेडी $85 के आसपास चला गया है पेपर प्राइस भी।
So the point is that because ये स्ट्रक्चरल डिमांड है, इंडस्ट्रियल डिमांड है, रिटेल डिमांड है, प्लस सरकारी डिमांड है, तो इसका प्राइस नीचे रहने का कोई स्थिति आता नहीं है। हमारे यहाँ पे भी सरकारें जो हैं वो भी they are taking steps so that these prices go upwards, northwards, because this is the store of our value. But Shamik, then there are two organized attempts, right? India, China के वैल्यू अप जाए, और जो ये पेपर ट्रांसी कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं कोलिजन कर रहे हैं, क्रैश करने की कोशिश कर रहे हैं. So nutshell question would come, how do you see this playing out? Because Yeah, I'm telling you, ये डिक्टोमी कैसे रिजॉल्व होगी? नहीं, वेट, सो ये इतनी आसानी से रिजॉल्व नहीं होगी. इसमें दो चीजें हैं. इनके पास फिजिकल वो नहीं है, मेटल नहीं है जो इस तरफ आ गया. लेट मी टेल यू दिस, 70% ऑफ फिजिकल इज नाउ विद एशिया. 70%. ठीक है. एशिया में मैं रशिया को भी गिन रहा हूं, because I have this concept of Eurasia. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. तो डेफिनेशन कर दिया. हाँ, मतलब ठीक है, जो भी है. आप अगर मैं भौगोलिक रूप से देखूं, किसी भी ज्योग्राफर को आप पूछें यूरोप है क्या, वो कॉन्टिनेंट है क्या, इट इज अ पेनिनसुला जटिंग आउट ऑफ द यूरेशियन लैंड मास, इजंट इट? वो वाकई में कॉन्टिनेंट नहीं है, वो आर्टिफिशियली उसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं. एनीवे, कमिंग बैक टू पॉइंट, द थिंग इज कि इसका रेजोल्यूशन दो चीजें हैं. वहां पे इंस्टीट्यूशनल वेट ऑफ कैपिटल इज स्टिल हाई. दे हैव केप्ट देयर करेंसीज आर्टिफिशियली हाई विज़ावी द रेस्ट. उनका फिएट करेंसी का वैल्यू ज्यादा है, राइट? हमारे यहाँ पे फिएट करेंसीज का वैल्यू कम है अक्रॉस एशिया कंपेयर्ड टू देम. आई एम सेइंग रिलेटिव, राइट? सो द मोमेंट this break is it'll keep widening. ये जो break आप नजर आ रहा है ना, ये पेपर ट्रेडिंग और फिजिकल के बीच में, ये वाइड होता जाएगा. नंबर 1. नंबर 2, अभी तक वो नेटवर्क्ड सीबीडीसी लॉन्च नहीं हुआ है जो ब्रिक्स के बीच में होने वाला था. ठीक है. अब आप देखिए इन्होंने क्या और एक और चाल चली है. दूसरा चाल ये है कि इंडिया के साथ ट्रेड डील करो. इंडिया हैज बिकम द नॉट जस्ट द स्विंग स्टेट, इट इज द डिसाइसिव स्टेट. This is nothing to do with I would say it's a happy circumstance. It is the decisive state because India has the largest cache of gold and silver in the world, bar none. Okay, so अगर ये फ्यूचर करेंसी इनको अपना भी वर्चस्व बना के रखना है, तो उनको तो थोड़ा गोल्ड और सिल्वर एक्यूमुलेट करना पड़ेगा ना, उसके लिए वक्त चाहिए. So all they are doing with these steps is they're buying time. आप एक टाइम होराइजन लगा लो. ये हुआ था ना, ये मान लो ये प्राइस था, यहाँ पे नीचे गया, अब ये यहाँ पे आया. ठीक है. आगे चल के क्या होगा, ये लोग भी अपना सोना और चांदी जो है एक्यूमुलेट करेंगे, which is what Europe has already started doing, which is what USA is also doing. पर एक कल्यूजन यूएस और यूरोप के बीच में हुआ है. उन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड डील्स करी हैं. अब आप ट्रेड डील करने का कारण भी देखो. ट्रेड डील करने का एक कारण तो ये है, ठीक है, इकोनॉमिक डायनेमिज्म, लॉट ऑफ स्कोप, इंडिया बड़ा मार्केट है, यूरोप भी बड़ा मार्केट है, यूएसए सबसे बड़ा मार्केट है, वेरी गुड. बट दूसरा कारण यह है कि दे वांट टू वीन इंडिया अवे. ड्राइवर को समझो. अगर पूरा दुनिया चलता है आज, पैसा बोलता है, पैसा सबसे ज्यादा किसका बोलता है? यूएस का. और उसके जो वैसल स्टेट्स हैं, उसके जो करद राज्य हैं या सामंत राज्य कह सकते हैं, यानी यूरोप, जापान, कोरिया. ठीक है. तो इनका जो सिस्टम है वो पैसे के बल पे चलता है. जापान का भी आप देखें, उनका इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑलमोस्ट जीरो है. दे आर स्टिल इनोवेटिव, बहुत अच्छी इकोनॉमी है, दे हैव ऑलरेडी डेवलप्ड, लेकिन ग्रोथ जीरो है. इट इज एक्स ग्रोथ. इसलिए वो सस्ते में पैसा देती है, उस पैसे को सारे विश्व में वो इन्वेस्ट करते रहते हैं और कर्जा देते हैं, अपने आप को बहुत सारा कर्जा देते हैं. तो जापानीज डेट इज द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड ट्रेडिशनली. पर अब देखिए क्या हो रहा है. जापान का जो फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30 years, जापान का जो फॉरवर्ड 10 साल का ट्रेजरी रेट्स है, द यील्ड इज क्लाइंबिंग अप, उसका इंटरेस्ट रेट भी वो बढ़ा रही है. सो इट इज नाउ नॉट अट्रैक्टिव टू इन्वेस्ट आउटसाइड इफ यू कैन इन्वेस्ट इन जापान. यूएस का भी आप देखें, यूएस का भी एग्जैक्टली सेम चीज हो रहा है. तो हर चीज का ना, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं. आप अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं पैसे के बल पे, तो आपको डॉलर को आगे रखना पड़ेगा, आपको येन को आगे रखना पड़ेगा, यूरो को आगे रखना पड़ेगा. यही है द्वंद्व, यही है एक्चुअल जियोपॉलिटिक्स, जिसका क्या बोलते हैं, सिम्टम्स हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ जो देशों में अस्थिरता लाते हैं. इंडिया को अस्थिर रखो अंदर से बाहर से, चाइना को अस्थिर रखो अंदर से बाहर से, रशिया को अस्थिर रखो. ठीक है ना. तो ये वो सारा गेम है जो पीछे चल रहा है. खेला ये है कि यूएसए इज प्रैक्टिकली बैंकरप्ट.
क्योंकि उसको अब बोरो करना पड़ रहा है टू पे इट्स ओन इंटरेस्ट पेमेंट को पे करने के लिए वो बोरो कर रहे हैं। तो यूएसए और पाकिस्तान में फर्क क्या रहेगा? जिस स्थिति में भारतवर्ष था 1986-87 में, प्रणब मुखर्जी ने बोला था ना फेमसली दैट वी आर बोरोइंग टू पे आवर डेट्स। मिलिट्री का फर्क रह गया मेरे भाई। बस एग्जैक्टली तो मिलिट्री का एकमात्र फर्क रह गया है, वो 800 बेसेस, लिली पैड्स, छोटा सो फर्क ऑन एंड नहीं है सो भाई, फोर्थ। इट्स नॉट अ स्मॉल डिफरेंस। तो नो इट इज अ ह्यूज डिफरेंस। इसीलिए आप देखो ना ट्रंप ने क्या किया, ही इज स्पेंडिंग $1.5 ट्रिलियन, 50% increase in the budget, defense budget, not a 10% jump, 50%. on an already very very high base. It's the highest base जिसको हम कहते हैं जिसको हम कहते हैं ना कि नेट नेशनल पावर में कंपोनेंट्स हैं। एक होता है इकोनॉमिक पावर, एक होता है आपका कितना स्टेबल है सिस्टम, लॉ एंड ऑल दैट, राइट, और थर्ड इज मिलिट्री पावर। जब दो चीजों में दरार आ जाए तो आप तीसरी चीज को ऊपर चढ़ाओगे ना, तो वही चल रहा है एग्जैक्टली। तो देखिए इसका अब रेजोल्यूशन क्या होगा, और फिर मैं करेंसी वाला पॉइंट समाप्त कर देता हूं, करेंसी वाले पॉइंट पे आता हूं इंडिया का। इसका रेजोल्यूशन यही होगा, युद्ध तो होना तय है, which is why you also see our government, which we had done before the budget also, our government is also increasing defense spending. कोई देश नहीं है दुनिया में जो डिफेंस पे पैसा वो नहीं कर रही, खर्च नहीं कर रही, in buying capital equipment, rearming their armies, training them, etc. तो ये चल रहा है। But what a interesting way that we are basically going back 1,000-2,000 years के गोल्ड पे लड़ाई होती थी, चाहे वो अब आज वाइकिंग इन्वेडर्स देख लो, चाहे सोने की चिड़िया बोल के जो भारत में आना करते थे वो बोल लो, तो वापस अब गोल्ड वॉर, बेसिक वॉर के लिए अपन जा रहे हैं गोल्ड से। बिल्कुल। एक देश है निजेर बोल के, NIGER, नाइजीरिया के ठीक ऊपर है निजेर, ये फ्रेंच कॉलोनी होती थी। ये दुनिया का 5th लार्जेस्ट यूरेनियम का खजाना है, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूं ये, फ्रांस का जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन है ना, वो 65% to 70% कम्स फ्रॉम न्यूक्लियर। फिर मैं वो पॉइंट क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इनका जो नया प्लान है ना कि इनकी इकोनॉमी को फिर से ऊपर कैसे लाएंगे, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क्या चाहिए, बहुत सारा एनर्जी, इट्स वेरी स्टोरेज हेवी, इट्स वेरी डेटा हेवी, ठीक है। तो एनर्जी कहां से आएगा, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज गोइंग टू लास्ट यू फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, यूरेनियम। तो निजेर जो है, इट हैज बिकम अ न्यू फ्लैश पॉइंट, द पावर्स इन्वॉल्व्ड देयर। दिस विल कम एज अ शॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज इट्स नॉट डिस्कस्ड वेरी मच। द पावर्स इन्वॉल्व्ड आर नॉट फ्रांस, जो उसका सबसे बड़ा खरीदार है, फ्रांस को इनफैक्ट इन्होंने खदेड़ के बाहर कर दिया। रशिया घुस गई है, रशिया के साथ चाइना और इंडिया, और उधर यूएसए घुस रही है। सो निजेर, यू वॉच, वेस्ट अफ्रीका में ये नया फ्लैश पॉइंट बन रहा है, बिकॉज एनर्जी भी चाहिए, और वहां पे यूरेनियम है, और दूसरा क्या है वहां पे, गोल्ड। सो आई एम जस्ट अंडरलाइनिंग द पॉइंट दैट ये लड़ाई किस बात पे हो रही है, और ये मतलब जो द्वंद्व चल रहा है वो किस पे। तो एक तरह पे हम ट्रेड तो करेंगे, लेकिन ये वेपनाइज्ड इकोनॉमिक वॉरफेयर जिसको कहते हैं, वो भी आ रहा है, और ये एक क्या बोलते हैं, रिसोर्सेस की लड़ाई, नई लड़ाई शुरू हो गई है। अच्छा, एक पॉइंट और बोलूं, वो ये है कि सब बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया, हमने बड़े सारे ट्रेड डील्स कर डाले और भी कर रहे हैं। जो मदर ऑफ ऑल डील्स या फादर ऑफ ऑल डील्स, ग्रैंडफादर ऑफ ऑल डील्स होएगा, यू मार्क माय वर्ड्स, आई एम गोइंग टू मेक अ स्मॉल प्रेडिक्शन हियर टुडे विद नो टाइमलाइंस। मैं अर्थशास्त्री हूं, तो मैं टाइमलाइन नहीं दे सकता, मैं दिशा बता सकता हूं। चाइना और इंडिया के बीच में देख लीजिएगा एक ट्रेड डील, इट विल बी द कंप्लीट कर्व बॉल, जो कोई मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। यही तो वो नहीं चाहते हैं, तभी तो रश था टू कंक्लूड द डील विद इंडिया। एंड दैट रश also because there is a bit of a schism between Europe and America, Greenland को लेके। लेकिन मुझे लगता है you're silent, I couldn't hear you. Okay, but I want to focus on China for a bit, because unlike India European Union deal, वो तो यूरोपियन तो देश ही नहीं है, India US deal also, India China have, to put it mildly, a boundary dispute, a border dispute. So the national security element, which is in a sense missing in any other deal India does, is I believe the foremost thing। आज भी अगर हम politically देखें, एक किताब है गलवान को लेके जो पूरे देश में पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बनी हुई है, जनरल नवरानी की किताब के भी क्या बोला क्या नहीं बोला। I'm not going into the politics of the military. That book is gaslight. Let's forget that. Let's focus on the issue. I'm not getting into that. No. It is
important to notice that even today, China India is a very sensitive national security issue. And उस context में, do you think that deal, a father of all deals, grandfather of a deal, is possible within Absolutely. a country like that? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है ना। चाहे वो हमारे, देखिए एक चीज ये हमें समझना पड़ेगा कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट आया कहां से, किसने किया, क्या इंडिया ने किया या चाइना ने किया। आई विल एक्नॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे हिस्ट्री का ज्ञान नहीं है। सुन यात सेन थे जो मॉडर्न चाइना के वो प्रवर्तक थे, ठीक है ना, उसको सब मानते हैं, कम्युनिस्ट भी मानते हैं, और वो चांग काई शेक वाले जो ताइवान में बैठे वो भी मानते हैं, क्यों मिनता। तो ये डॉक्टर सुन यात सेन ने वो 5 फिंगर पॉलिसी उनका लिखा हुआ है, यू रीड हिज बुक, उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि चाइनीज फॉरेन पॉलिसी का एक एलिमेंट है 5 फिंगर्स, उसमें तिब्बत आ जाता है, ये आपका हमारा ये तवांग रीजन आ जाता है, सिक्किम आ जाता है, parts of Burma. They have this policy, right? So that is always going to be there. That said, जो लाइन बनी थी मैकमैहन लाइन, ये खींचा था ब्रिटिश ने. All right, let's not go into the historical wrongs, but the fact is, it is up to us to resolve. It is not. No, it's not such a big difficult. Wait. Let me finish this. It is not so difficult. इतना difficult नहीं है इसको resolve करना, क्योंकि in the previous round, by the way, फिंगर 4 से चाइनीज ने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करके, ब्रिक बिल्डिंग्स भी तबाह करके वो निकल गए हैं. They've gone beyond फिंगर 8, right, where they were to start with. अब इसमें मैं सरकार को या चाइनीज को कोई क्रेडिट नहीं देने वाला हूं, मैं कह रहा हूं कि दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड. ये जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स हैं चाइना और इंडिया के ऊपर, दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग टू रिजॉल्व. बट यू सी, चाइना के अंदर फैक्शंस है. तो रिस्क कहां से आ रहा है? रिस्क ये है कि चाइना के अंदर भी फैक्शंस हैं. दैट कंट्री इज कंट्रोल्ड बाय 36 फैमिलीज सिटिंग इन अ प्लेस कॉल्ड जोंगनांगहाई, जो उनका गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट है. These 36 families are descendants of the 6 closest associates of Mao Zedong. But they also happen to be the same people who ran the aristocratic cartels, right? The Mandarin cartels, right? From places like Shanghai, Guangdong, etc., Fushan. ये वही लोग हैं. तो ये लोग आज भी चाइना को कंट्रोल करते हैं, बट नाउ द कंट्रोल इज टू द कम्युनिस्ट पार्टी. अब मैंने कहा 36, तो इनके बीच में फैक्शंस बने हुए हैं. नो, ऑल आई एम सेइंग इज, इनके बीच में फैक्शंस बने हुए हैं. सो दोस फैक्शंस आर द वंस, उसका जो द्वंद्व चलता है ना, उसी का प्रतिफलन आप देखते हो यहाँ पे. बॉर्डर डिस्प्यूट्स, ताइवान के साथ अनरेस्ट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट एट द सेम टाइम दीज पीपल आर बाउंड इन अ कॉम्पैक्ट. दिस इज द चाइनीज डीप स्टेट. दे आर बाउंड इन अ कॉम्पैक्ट कि भैया हमें अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है. तो यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इन माई ओपिनियन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट आर द मेन ड्राइवर. चाइना को अगर अरेबियन सी या इंडियन ओशन में एक्सेस चाहिए, तो सबसे नेचुरल कंट्री क्या है? क्या वो बांग्लादेश है? क्या वो पाकिस्तान है? नहीं, सबसे नेचुरल कंट्री इंडिया है. एंड इंडिया ऑलरेडी हैज रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर विच चाइनीज कैन एक्सेस. दे कैन ऐड टू दैट इंफ्रास्ट्रक्चर. सो देयर आर अ नंबर ऑफ रीजंस व्हाई इंडिया एंड चाइना शुड साइन अ कॉम्पैक्ट एंड गेट रिड ऑफ दिस. दे कैन बी कंटिन्यूड राइवलरी आफ्टर दैट, और बॉर्डर डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, ऐसा नहीं है. हम लोग स्पाइंग भी करेंगे, and you can't trust them. No, I'm just saying you can't trust them. आप अमेरिका पे भी भरोसा नहीं कर सकते हो. और एक चीज से मैं असहमत हूं, मुझे नहीं लगता है कि any of these deals which have been done don't have a national security angle. Even with Europe we have a national security angle. There are multiple national security angles in every deal of this nature. ये सिर्फ ट्रेड डील नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें और होती हैं. Otherwise, why are they talking about some of those areas of interest? डिफेंस क्यों आ गया यूरोप वाले डील में? डिफेंस में इतना बड़ा वो डिस्कशन क्यों हो रहा है, राइट? बट जो दिखता है वो होता नहीं है, क्योंकि ये जो दिखाया गया ना हमको कि ग्रीनलैंड पे डिस्प्यूट हो गया, नेटो टूट रहा है. नेटो नहीं टूटा है ना अभी तक. रियलिटी क्या है? इट्स नॉट ब्रोकन. वो थोड़ा सा विथड्रॉ हो गए हैं. सो दिस इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड टू कैटलाइज न्यू अलायंसेस एंड न्यू काइंड्स ऑफ थिंग्स. बट इफ यू लुक एट द नेट रिजल्ट, यू आर गेटिंग दिस कंटिन्यूअस एक्सेस फ्रॉम इंडिया थ्रू मिडिल ईस्ट, थ्रू इजराइल टू यूरोप, and then to America. On the other hand, only difference with China, the only difference, and I will, because I want to cover AI part more, and we will have a China discussion. But last 2-3 times we have been wanting to have a in-depth China discussion, but I'll only small part is, if you're looking only from the economic lens, yes, China-India deal is a no-brainer. But geo-economic lens, which is slightly different. But I do not believe China के लिए top-notch priority is its economics.
उसका जो अपने 5 फिंगर स्ट्रेटेजी है, जो उसका हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव है, जो उसका लॉन्ग टर्म प्लानिंग और कम्युनिज्म अलाउ करता है टू अ डिग्री, अनलाइक अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और चाइनीज जो माइंडसेट है, आई बिलीव इकोनॉमी को ओवरवेटेज देना इन रिलेशनशिप विद चाइना माइट बी अ डिजास्टर फॉर इंडिया। तो मैं ओवरवेटेज नहीं दे रहा हूं, मैं कुछ और कह रहा हूं। मैंने बताया कि हर देश का जो नेट नेशनल पावर है उसके 3 अंग होते हैं। माय पर्सपेक्टिव इज जियो इकोनॉमिक। एक अंग है मिलिट्री, एक है इकोनॉमिक, एंड द थर्ड इज पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है ना, वेयर लॉ एंड ऑर्डर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। तो जब आपका इकोनॉमी में फॉल्टर करोगे ना, तो दूसरी चीजों पे आपका ध्यान जाएगा। इस वक्त चाइना में इंटरनल अनरेस्ट है, and the military is on the upswing and the belligerence is on the upswing because they want to divert attention from their failures, right? तो वो खतरा है, that is the खतरा. But if you offer an economic hope or an economic beacon or something new can be forged, then you can de-escalate that economic emphasis and go here. USA क्यों economics छोड़ के, why is it being so belligerent about tariff and about its military? Because economically it's faltering. ये एक, मैं तो मानता हूं ये मनगढ़ंत है। ये जो एआई का पूरा जो खेल चल रहा है ना, एआई इज अ प्रोडक्टिविटी टूल। इफ यू ट्रीट इट एज द बी ऑल एंड एंड ऑल एंड द पेनेशिया फॉर एवरीथिंग, तो वो होने वाला नहीं है। उसके वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्चुअल एंड नंबर ड्रिवन कारण भी है, उस पर हम आएंगे। अच्छा, एक चीज हमने नहीं किया, आपने एक क्वेश्चन किया था, मैंने उत्तर नहीं दिया। अच्छा, जस्ट डू दैट एंड देन मूव ऑन। वो था, आपने कहा था फॉरेन करेंसी का जो इंडिया को जो एक्सचेंज रेट है, इट्स सेंटिमेंटल। वेयर इज इट डिमांड ड्रिवन? यू टेल मी वन थिंग। इंडिया, let me just frame the question. Point is, dollar in the multitude of currencies in the world पिट रहा है, ठीक है, लो पे जा रहा है, और तब भी रुपया डॉलर के साथ गिर रहा है। अब गिरा था 90 पे अभी भी है, लास्ट 3 साल 4 साल अब गिर नहीं रहा है, स्टेबलाइज। 70 से 90 पहुंच गया यार, तो इसको गिरा हुआ नहीं। No, I'll tell you exactly what it is. I'll talk with figures. I don't do rhetorical stuff. See, जो आप विटनेस कर रहे हो ना, it was 71 rupees। अरे तो वो मैं कहूं कि अगर 2006 पे ले जाऊं मैं, 44 रुपए था, 44 रुपीस था ना। If it was 44 rupees today, India's GDP would be 9.5 trillion dollars, correct? तो यही तो बोल रहा हूँ, एक सेकुलर डिक्लाइन हो रहा है, कंसिस्टेंट डिक्लाइन हो रहा है, but even the time when dollar is weak, it's not a strong dollar that wait, I'm coming to that. So allow me to answer that question. That's the question I was coming to, जो unanswered था। मेरा point ये है कि आप जो देख रहे थे ना, that is a natural consequence of two things. See, the markets take multiple factors into account. सबसे बड़ा फैक्टर जो मैंने नोटिस किया इंडियन ट्रेड और ट्रेडर्स में, who are by the way driven by Western institutions. To a large extent, they are influenced and affected by Western institutions. वो है sentiment. India is not necessarily a very rational market, and Indian currency has not always been moving very rationally. नहीं तो आप एक चीज बताओ, आपका जो ट्रेड है वो अब कौन से करेंसी में होता है? डॉलर में कितना होता है? पहले होता था डॉलर में 86%. Do you know it has already come down to almost 60%? Dollar has fallen from 86 to 60. This is in India. Worldwide, it's fallen to about 42%. फिर भी इंडियन रुपी ऊपर क्यों नहीं उठ रहा है? इंडियन रुपी ऊपर उठेगा तो क्या दिखेगा? In purchasing power parity terms, what is the size of our economy? It's $20 trillion, right? 21 trillion dollars. So it's already the third largest economy without any shed of doubt. So if you allow the Indian rupee to appreciate, what will happen? Yeah, Indian exports will be affected, but overall the size and the moment of the economy won't shift. So the economy will re-rate. It will go from the $4.5 trillion you are currently to about 20 trillion. Can they allow that? If they allow that, then what happens? Their own dollar falls vis-a-vis the others. Remember this, the dollar has sunk, and why India is important. Dollar has sunk by about 41% in the last 8 years in its buying power. मतलब यूएस के अंदर ही आप जो चीज $100 में खरीद सकते हो, आज उसके लिए $160 देना पड़ेगा। ये एक स्थिति है, ठीक है। Can they continue to allow this to persist? अगर ये persist कर गया तो बहुत मुश्किल है। Now they have to therefore attack certain currencies. कौन से करेंसीज को ये अटैक कर सकते हैं इस वक्त, जबकि फिएट करेंसीज है सारी, किसी का गोल्ड या सिल्वर बेस नहीं है। This is happening before that new silver gold backed currency comes. Those currencies will be India's. It will have to be China's. Look at the major ones, which are their rivals in their mindset. India, China, Russia doesn't count. Economically, it's nothing. It's just a 2.1 trillion economy overall, right?
huge resources jiska value is not reflected in their economic weight, and they would want to diminish Europe. But that's what they've been doing, right? The euro has also been under attack. हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं? The Japanese currency is being pushed up because they want to depress Japan further. Because एक vassal state है जो solid है, उसको हाथ से जाने नहीं देना चाहते. वो एक खींचातानी चल रहा है अभी. इंडिया में क्या करेंगे? इंडिया में they're doing two things: currency action and economically. Currency action, and the other one is your gold and silver action. Because if you reduce the value of gold and silver, who does it affect? It affects the Indian households, right? हम लोग सोना और चांदी रखते हैं ना, यही तो हमारा धन है. तो उससे क्या होगा? असंतोष किसके ऊपर जाएगा? So this is an attack. Please treat it as an attack. Currency पे भी ये attack ही है, क्योंकि you are still a net importer, right? So attacking you is easier. So you are under attack, and that's why your currency is depressed. It's not because of natural reasons. अगर आप सिर्फ demand and supply पकड़ें, यूएस के साथ तो हमारा पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस है by huge amount. तो therefore there should be more less demand that way for the dollar, right? You're trading the opposite direction, no? तो वो तो नहीं हो रहा है ना. So my point is, आप जो देख रहे हो, it is artificial. It's exact same thing जो gold and silver में इन्होंने किया था. From artificial economy and artificial prices, I want to come to artificial intelligence, because let's do that. Cover that. Except one thing which I would like to discuss with you one day, because a political upheaval हुआ है जापान में. First time ever a government has come out, in a long time a government has come with this sort of a mandate that they can change the constitution. So it will be very interesting. And the current prime minister came because जो US जापान की डील हुई थी, जिसके अंदर जापान ने बेसिकली वैसल स्टेट की तरह बिहेव किया था, तो वो गिरता है, ये आती हैं, डबल डाउन करती हैं, हिस्टोरिक मैंडेट लेती हैं. तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, because she has the numbers now to make constitutional changes. So that would be very interesting area if she goes in that direction. Mandate तो है. अब मैं कहता हूँ ये जो AI summit भारत में हो रहा है, इसको अंदर क्या मेन फैक्टर्स देख रहे हैं और कैसे ये भारत को इफेक्ट करता है? और क्योंकि आ तो सभी रहे हैं इस पे, इट इज अपियरिंग टू बी अ ग्रेट शो. सो क्या चल रहा है इसमें? इसको समझने के लिए हमें भारत का स्थान समझना पड़ेगा इसमें. अश्विनी वैष्णव साहब ने बहुत अच्छा उन्होंने विश्लेषण किया था रिसेंटली एट द ORF समिट एंड आई थिंक वन और टू अदर प्लेसेस, थिंक टैंक समिट्स. उन्होंने कहा कि आप लोग बार बार लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड AI की बात करते हो, which is the main way AI is being developed by the likes of Grok or OpenAI or Google AI, right? Or क्या बोलते हैं, Anthropic. These are the main ones, right? और फिर चाइना में you have they are also large language models. But here's the thing, India में, as he said, there are 12 models which are coming up, and they are frugal database models. So it is a frugal language model and not large language model. तो ठीक है, उसको परे रखते हैं. They can deliver 95%, as he correctly said. They can deliver 95% of what these large language models can. दोनों में फर्क थोड़ा सा समझा दूं, then I'll come to where India's position is. फर्क ये है that frugal language models don't require as much data intensity as, therefore, logically, as much storage and electricity needs. Simple logical conclusion from that. Large language models, on the other hand, they require immense amounts of energy, crazy amounts. It needs an entire planet's energy to actually build the ASGI, artificial super general intelligence. इसकी बात हो रही है. That's why you'll see people like Musk talking about taking it to space, parking the data storage in satellites, up there, and using, solar arrays to concentrate sunlight, generate energy, and beam it down to Earth. Things like that. It's not science fiction. This is already available, the technology. Now the point is, कोई इसमें ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि भैया इन चीजों का बेसिस क्या है, ऐसे क्यों डेवलप किया जा रहा है. आप एक ह्यूमन दिमाग को लें. लेट मी डू अ फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच. ह्यूमन दिमाग जो है, इट कंज्यूम्स 12 वॉट्स. सो इट इज वेरी फ्रूगल इन टर्म्स ऑफ, एक्सट्रीमली फ्रूगल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, राइट? तो लेकिन हमारा जो ये ब्रेन है इतना मैलिएबल, फ्लेक्सिबल, एडेप्टिव है that it can imagine everything, including let's say this AI that we are creating. हमने ही तो imagine किया ना, ये था तो नहीं कहीं पे, right? It can imagine the universe as it is, which is just as a kind of information matrix.
and as a kind of geometry. So we are beginning to understand all that. तो ये सिर्फ ह्यूमन दिमाग के इमेजिनेशन से निकल रहा है ना. So अगर इतना एफिशिएंट एक डिवाइस ऑलरेडी है हमारे पास, then why are we creating a large language model? This is the same story where आज से 150 साल पहले there were alternatives to petrol and gasoline based economy जो चल रहा है अभी पूरे विश्व में, fossil fuel. उसके प्रकल्प आ चुके थे, लेकिन उन टेक्नोलॉजीज को दबा दिया गया. कैंसर का कहते हैं जो क्योर है, इट केम आउट रफली 30 इयर्स अगो, उसको दबा के बैठे हुए हैं, सब पेटेंट के वॉल के पीछे है. ऑलराइट, तो ये डेटा ड्रिवन, एनर्जी ड्रिवन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो है ना, इसको चलाने का वो ये तरीका है, बिकॉज दैट देन कीप्स द कैपिटल मार्केट्स गोइंग, दैट देन कीप्स द कैपिटल रोटेशन गोइंग, इट एब्सॉर्ब्स इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ कैपिटल. एक्सक्यूज कहता हूं मैं ये है कि भाई हम तो ज्यादा इमेंस प्रोडक्टिव पोटेंशियल अनलीश कर रहे हैं, नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने वाला है, आदमियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबको एक बेसिक पे होगा, सबके पास पैसा होगा. Things like this are being promised. But most proponents of AI are also talking about universal basic income. घर बैठो आपको $1000 आएगा और AI काम करेगा. तो which is the biggest piece of gaslight that one has ever heard. But then I don't want to make this an economic discussion. पर ये तंत्र है, ठीक है. अच्छा, अब हम स्थान समझते हैं. तो इसका मतलब आपको बहुत सारा डेटा चाहिए, राइट? कौन सा डेटा? डेटा अबाउट हाउ वी बिहेव एज ह्यूमन बींग्स, बिकॉज उसी को मिमिक करने वाले हैं ना ये लोग. एक तो है इंफॉर्मेशन स्टोरेज, दूसरा है कॉग्निटिव प्रोसेस स्टोरेज. हमारा ब्रेन जैसे काम करता है उसको ये लोग मिमिक करके विल मेक अस रिडंडेंट. ये इनका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल which is very dependent on all the literature that's out there. Literature में मतलब काव्य और उपन्यास की बात नहीं कर रहा हूँ. Literature meaning written word on various subjects. So they need to consume all of it. They need to also observe both audiovisually as well as in terms of description how human beings behave in different situations, how they interact, how they engage, what is their emotional response. इन सब चीजों को एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल में पिरो के ये लोग अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेयर तैयार कर रहे हैं. अब ये बताइए, दुनिया में द सिंगल लार्जेस्ट इंटरनेट कंज्यूमिंग पॉपुलेशन है कहां पे? सबको समझ में आ गया है, ये देश. तो जो सिंगुलर सोर्स ऑफ डेटा है सबसे बड़ा विश्व में, वो इंडिया है. सो दे डोंट वांट द एक्चुअल इनोवेशन टू हैपन हियर, राइट? दे वांट टू यूज अस एज अ डेटा सोर्स. That is their basic target and the basic requirement for India in this scheme of things. India can also be a place where they store things and all that. That's great. But that's just it's a side play as far as they are concerned. India से जो data मिलेगा ना, ये 1.45 billion लोगों का, उससे बनेगा future का AI. Please also understand, they have, I'm going to say something which may sound a bit outlandish, but it's true. हम सबका DNA mapping होता है. In all these AI firms, they figure out which are the most intelligent populations worldwide, right? For example, one of them in the top 25 is the Tamil Iyer community. Then there are other communities, right? It is not specific to upper caste, lower caste. It's concentration of population in certain areas. उसको map किया हुआ इन्होंने DNA के हिसाब से. They look at average cognitive intelligence, and that's what they target their data sources. And this is being done on a worldwide basis. सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, ये अफ्रीका में भी कर रहे हैं, लैटिन अमेरिका में भी कर रहे हैं, यूरोप में भी कर रहे हैं. लेकिन एक सिंगल लार्जेस्ट तो यही है ना, बिकॉज यू हैव टू लुक एट दी गवर्नेंस. जो एक सरकार के अंडर है वो है इंडिया, जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन है. इतना बड़ा पॉपुलेशन और दुनिया में कहीं नहीं है. या वी हैव मोर पॉपुलेशन देन अफ्रीका. So India is the biggest prize in data today, and therefore it's the biggest prize in AI today, and that is the context which we have to always remember. Now there are issues. अभी आप देखिए, one of the things that we have not signed up to in the BTA yet with the US. अभी इंटरिम चल रहा है ना, साइन तो कुछ हुआ ही नहीं है. लोग बोल रहे हैं हो गया है, कहाँ हुआ है? वो ट्रम्प के ख्यालों में और ट्रूथ सोशल में हो गया है. The only thing that has happened is 50% का 18% हो गया. Before you go on to that, I just want to ask a question, because जो आप बोल रहे हो कि they are data mapping, let's say कौन से एरिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस की concentration है, but that cognitive intelligence, there are other kinds of intelligence, but that almost makes one think, if one goes into that sort of a view of what Germany was doing, of
how you're identifying हाँ, eugenics. eugenics. So you are basically by backdoor, which is a very scary world you are entering It into. is. It is extremely scary. मैं यही तो लोगों पे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ. ये एक बहुत ही बकवास वर्ल्ड व्यू है. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं तो इसमें विश्वास नहीं करता हूँ. But this is how they are looking at it. This is how they're looking at it. Please understand this. So they are, see, for them everything is an equation. हर चीज को correlation के हिसाब से देखते हैं. Basically, all bad ideas keep revisiting because somehow they have a emotive spell that, oh, there is a superior being, there is a superior, you can cull out, weed out superior species using technology, make the superior man, the superman, the super soldier, the super brain. हाँ, वो मुस्टैच वाला आदमी इनके अंदर घूम रहा है अभी भी. सबके अंदर घूम रहा है. ये मुस्टैच वाला असुरिक आदमी, ये असुरिक शक्तियां हैं ना, इनके अंदर घूम रहा है. जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, डू यू रिमेंबर दिस गाय रोट अ बुक, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, क्लाउस श्वाब, डावोस वाला. क्लाउस श्वाब का फैमिली बैकग्राउंड सोचो ना. He is the grandson of an actual Nazi. Right? His father was also in his youth in that party. Why we talk only about Germany? US, the entire slavery institution was. I'm coming to that. Don't think of the US as separate to Europe. ये एक ही तंत्र है. ये लोग सब इकट्ठे हैं. So, whenever we look at geopolitical risk, we have to always estimate what these corporations, which are not geopolitical, they are multinationals, right? But all these corporations have their own agenda, especially big tech. और ये एजेंडा को हमें समझना पड़ेगा. तो ये जो AI कॉन्फ्रेंस हो रहा है ना, मेरे हिसाब से उसमें 3 चीजें हैं. आई थिंक दे हैव टॉक्ड अबाउट सूत्रा, राइट? एक पीपल सूत्रा है, एक वो जो एजेंडा में देख रहा था उसका पीपल सूत्रा है, एक मैं भूल रहा हूं. देयर आर 3 थिंग्स, बट व्हाट रियली स्ट्रक मी इज नॉट दोस 3 सूत्रास. मुझे वो लगा कि जो सेक्टर्स ये देख रहे हैं ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है. दे आर लुकिंग एट एग्रीकल्चर, दे आर लुकिंग एट इंक्लूजन, दे आर लुकिंग एट जेंडर. जैसे ये शब्द आते हैं ना, तो मेरा दिमाग टन से वो घूमने लगता है कि यार ये तो गड़बड़ है इसमें. सो आई डोंट नो व्हाई इट हैज बीन फ्रेम्ड इन द वे इट हैज बीन फ्रेम्ड, बट द पीपल हु आर कमिंग, we have to remember that if they're after large language models and they want to use India as the base. अब कोई मुझे कहेगा हाँ इंडिया का कल्चर तो अलग है. बाबा, there is mathematics which can erase the ontological differences between India and Europe, for example. You can do that. That's how you actually strip out certain factors and you're able to suppress them and create a universal model. Let's not go into that. But the point is, वो आ ही रहे हैं इसलिए because they want to. यूएस के साथ BTA, उसका एक बड़ा एंगल ये है डेटा एक्सेस, जो बाय द वे यूरोप के साथ वी आर अ बिट सेफर. यूरोप हैज दैट पेरिस वाला AI कनेक्ट वाला उन्होंने किया था, रिस्पॉन्सिबल AI का उनका वो एक चल रहा है. तो कुछ चीजें ना ब्यूरोक्रेसी की वजह से भी अच्छा हो जाता है कभी कभी, बिकॉज दे हैव ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, दे हैव ह्यूज डेटा प्रोटेक्शन लॉज ऑन विच दे क्लैश विद द यूएस कंसिस्टेंटली. बिलियंस ऑफ डॉलर्स फाइन लगाया इन कंपनीज पे उन्होंने, यूरोपियंस ने. तो यूरोप के साथ इंडिया का तो उनसे उतना स्ट्रिंजेंट नहीं है, बट दे विल बी योर allies, so we should use it. That's all I'm going to say here, that we should use this conference, push the global south agenda. हाँ, एक वो डेवलपमेंट वाला एजेंडा भी था. ग्लोबल साउथ का एजेंडा पुश करो और बोलो कि भाई हमारा डेटा सिक्योरिटी के लिए आप क्या करोगे, बिकॉज you're going to use our data, what do we get out of it? बोलेंगे हम आपको बढ़िया सा मशीन बना के देंगे, but boss, you guys make things and then you keep it. The benefit never spreads across. There is no federated benefit of these technologies unless it is controlled by someone sitting in the United States of America or somewhere in London. So that is what we have to watch out against. We have to push through governance goals here, mere hisab se, legal and governance goals which ensure that we get the benefit of the data that's being used, right? So जो हम कहते हैं ना कि आप जहाज बेचना चाहते हो, बेचो, इंडिया में बनाओ, ठीक है? Then India can learn those technologies. See, I'm not a protectionist. I'm in fact completely anti-protection. I want the whole world to be liberal. But दुनिया ऐसे चलती नहीं है. Real politics demands that जब तक देश है, देश पे अगर आपको विश्वास है, अगर आप कम्युनिस्ट हो तो कोई बात नहीं, पर देश, इस संस्था पे अगर आपको विश्वास है तो देश को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. और मैं इस देश को इसलिए प्रोटेक्ट करना चाहूंगा क्योंकि ये हमारा संस्कार भित्तिक राज्य है, सिविलाइजेशनल स्टेट. सो इंडिया नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड बिकॉज इंडिया इज क्वाइट यूनिक. अगर
मैं तो ये सोचता हूं कि मानव जाति अगर आगे बढ़ेगी तो कुछ चीजें जो यहाँ पे है उसी को हमें फैलाना पड़ेगा। कुछ हमारे वर्ल्ड व्यूज हैं, बुरी बातों को मत फैलाओ, लेकिन वर्ल्ड व्यू को फैलाना पड़ेगा। तो उसको कब करोगे? अगर आप प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाओगे तो आपको मौका तो कभी मिलेगा नहीं, ये लोग आपको खा जाएंगे। ये खाने का एक और तरीका है। तो आई एम क्वाइट अलार्म्ड बाय द वे द लार्ज लैंग्वेज बेस्ड मॉडल बेस्ड कंपनीज आर engaging with India. We have to watch out. You have to really watch out very very carefully. और गवर्नेंस पे हमारी एकदम सैन्य दृष्टि जिसको कहते हैं वो होनी चाहिए। जी जी जी, नहीं ये एआई कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि ये 2-4 मुद्दे इस कॉन्फ्रेंस के बाद, और जब ट्रेड डील भी सामने आएगी, क्योंकि एक वर्ल्ड में इकोनॉमिक फ्लक्स तो आ रहा है, चाहे वो डॉलर को लेके हो, चाहे वो करंसी गोल्ड सिल्वर को लेके हो, चाहे वो एआई को लेके हो। और मुझे लगता है जो आपने कहा, भारत को गवर्नेंस की दृष्टि से, क्योंकि डाटा इज द न्यू ऑयल, वो ट्राइट लाइन है, बट एक सिंपल तरीका बता दूं मैं, यूरोप के साथ हमारी संधि हो चुकी है। हम तो यूरोप के स्टैंडर्ड्स को कंफर्म करें, दैट इटसेल्फ विल गिव यू अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन। बाकी हमें अपने तरफ से भी सोचना पड़ेगा। तो एक वो एक्सक्यूज हमारे पास है। I will just add one point to it. Very interestingly, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है जिसपे व्हाट्सएप को फाइन हुआ, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट has taken a very tough view कि आप जो ये बोलते हो इन्फॉर्म्ड कंसेंट, सॉरी आप जो कंसेंट बोलते हो वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट कैसे है? ये लैंग्वेज वकीलों को भी समझ नहीं आती, मतलब एक पढ़े लिखे व्यक्ति हो जाती, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? लोग आए एग्री कर रहे हैं, तो इज इट एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट? वेरी इंटरेस्टिंग केस। अगर उसमें कुछ चेंजेस आए तो आई विल डिस्कस इट विद यू, बट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड ये सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, कवर करने के लिए। आई थिंक ये interesting times for Bharat. Let's see what happens next. Any last things you want to say? Anything in your mind? Do you think should be covered? I think India is right now, कुछ चीजें अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है। when you are essentially a trading economy or a commodity based economy, अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो चेंज के बुरे असर होते हैं ना, we can sit it out and go straight in at the top, which we did with the mobile revolution. So the AI revolution will have good effects and very detrimental effects as well. I think riding it out using this frugal innovation based approach is probably better. It's more prudent. मुझे 16% growth नहीं चाहिए. I don't think India is prepared to handle it. Our structures, हमारे तंत्र, हमारे systems, हमारी leadership, मैं हर लेवल पे leadership की बात कर रहा हूँ। मैं हर चीज मिस्टर मोदी तो नहीं है ना, सब कुछ है, सारे जितने भी हैं। तो ये उस स्टेज पे अभी तक पहुंची नहीं है कि हम absorb कर पाए उस लेवल का growth. I think 7 to 8% growth is something India can absorb without becoming overheated as an economy. ये लोग भूल जाते हैं। सब बोलते हैं 12% growth। अरे भैया 12% growth का वो देखो ना, चाइना में leverage का स्थिति देखो। It inevitably leads to massive leverage in the economy. So you can't afford it. Similarly, AI, I think we should, the approach is fine. I don't see any problem in it. And let me tell you one more thing. Net job loss अभी तक नहीं हुआ है, शायद थोड़ा होगा, but I think we will adapt. End of the day, it's a productivity tool. AI is not going to replace your wife, your brother, your father, your mother. It's not going to happen. AI is not going to give you food. ठीक है ना? A lot of things will continue. And AI exists to serve humanity. If you let it go out of control, then naturally, then eliminate us. No, humanity की क्या जरूरत है? No, let's not eliminate everybody, but yeah. True. The dangers are many, but like any technology, you don't know what exactly the dangers are. It will only be when they become a little bit more visible. So thank you for joining and explaining all these topics. It was lovely, pleasure as always to have you. Thank you very much. सबको जय हिंद। जय हिंद।